हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे आपको जो अभी हाल ही में यानी जनवरी में जो पेपर हुआ था सीटेट का, उसमें सेकंड पेपर में हिंदी किस तरीके से पूछी गई थी, पहले किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, आप जो पूछने का तरीका है, क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, गद्यास पद्यास जो पूछे जाते हैं वो किस तरीके से पूछे जाते हैं, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो क्लास जो है आज की शुरू से लास्ट तक देखिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपको पता चलेगा कि जो हिंदी पूछा जाता है आपका पेपर सेकंड में किस तरीके से पूछा जाता है और आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी पड़ेगी जब आप तैयारी करेंगे सीटेट की। तो ठीक है, तो क्लास को जो है शुरू से लास्ट तक देखिएगा ताकि सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा क्योंकि ये सारी क्लासेस आपकी एग्जाम तक चलने वाली हैं। आप सभी को पता है कि आप सभी का जो एग्ज़ाम है वो जुलाई को कंफर्म है, तो उसके लिए आपको पढ़ाई अभी से करना पड़ेगा, तभी आप तैयारी कर पाएंगे अच्छे से और एग्ज़ाम क्रैक कर पाएंगे। अदरवाइज आपका लेवल जो है लगातार बढ़ ही रहा है और आने वाले टाइम में जो आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा जनवरी 2025 में भी उसमें बहुत सारी चेंजिंग आपको देखने को मिल सकती है। तो ये बहुत ही अच्छा मौका है, इसके लिए आप अभी से तैयारी अगर करेंगे तो सीटेट बहुत आसानी से निकल जाएगा। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट इसका सिलेबस नहीं है कि आप निकाल सकते हैं बहुत आसानी से, बस अभी से अगर पढ़ना शुरू कर देते हैं तो। हमारी जो भी क्लासेस हो रही हैं, अभी हम प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन अभी हाल ही में जो आपका जनवरी में पेपर हुआ तो उसको सॉल्व करा रहे हैं। ये सारी क्लासेस देखने के बाद आपको पता चल जाएगा किस सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं और उस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तब आप तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हिंदी को डिस्कस करेंगे। हिंदी जो है आपका पेपर सेकेंड में जो होता है 6 to 8 के लिए, उसमें भाग 5 पे होगा। और जो है ये जो हिंदी होता है, ये अगर आप भाषा फर्स्ट में हिंदी अगर आप जो है डालते हैं, सेलेक्ट करते हैं, तभी आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, बहुत सारे लोग भाषा फर्स्ट में इंग्लिश डालते हैं, बहुत सारे लोग हिंदी डालते हैं, भाषा सेकंड में संस्कृत या इंग्लिश डालते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग देखिएगा, यहाँ पे लिखा भी है कि परीक्षार्थी भाग 4 91 से 120 के प्रश्नों के उत्तर केवल तभी दें यदि उन्होंने भाषा फर्स्ट का विकल्प हिंदी चुना हो। यानी भाषा फर्स्ट में अगर आपने हिंदी लिया है तो आप इसको सॉल्व करेंगे, और अगर आपने भाषा फर्स्ट में इंग्लिश लिया है तो आप इंग्लिश सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले हिंदी में या फिर दूसरा लैंग्वेज जो इंग्लिश हो या संस्कृत हो, उसमें आपका सबसे पहले गद्यांश ये देखने को मिलता है। पहले जो पेपर होते थे उसमें गद्यांश इस टाइप से पूछे जाते थे कि जो आंसर निकालने होते थे, जो क्वेश्चन दिए होते थे, वो बहुत आसानी से आप इसमें से ढूंढ के निकाल सकते थे। लेकिन अब जो आपका गद्यांश दिया जाता है, इसको जब तक आप समझेंगे नहीं तब आप आंसर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यानी सीधे सीधे आपको आंसर यहाँ पर नहीं देखने को मिलता है, घुमा के आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले गद्यांश पढ़ना पड़ेगा। गद्यांश पढ़ेंगे, उसके बाद फिर जो भी क्वेश्चन दिया है उसको सॉल्व करेंगे उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले गद्यांश देखते हैं। यहाँ लिखा है कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। 91 से 99 यानी 91 से 99 तक के जितने भी क्वेश्चन है वो इसी गद्यांश से रिलेटेड रहेंगे। इसी गद्यांश से आपको आंसर निकालना है। कहने का सिंपल सा मतलब ये है। ठीक है, गद्यांश देखते हैं कि इच्छा से प्रेरित होकर लोग उन्नति के मार्ग पर चलने लगते हैं। अपनी यात्रा के प्रारंभ में वे अपनी प्रगति में बाधा डालने वाली सैकड़ों व्यक्तिगत और सामाजिक खामियों का पता लगाते हैं। उन आदि मानवों ने सुख प्राप्त करने की अपनी सहज इच्छा से प्रेरित होकर भी इन खामियों के खिलाफ संघर्ष किया। हालांकि प्रगति प्राप्त करने के लिए कोई व्यवस्थित तरीका उपलब्ध न होने के कारण वे बहुत कमजोर थे। मानव अस्तित्व त्रिपक्षीय है, भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक। ठीक है, जो मानव अस्तित्व है वो 3 पक्ष में है। जो पहला है भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक। अपनी यात्रा के प्रारंभिक चरण में सुदूर अतीत के अंधेरे युग में मानव ने अकेले भौतिक और मानसिक क्षेत्रों में प्रगति की। मानव संरचना में रूपात्मक परिवर्तन अब भी हो रहे हैं और भविष्य में भी होंगे। मनुष्य भविष्य में ऐसे उल्लेखनीय परिवर्तनों से गुजरेगा जो आज के लोगों के लिए लगभग अपरिचित होंगे। हम यह नहीं कह सकते कि उन आरंभिक मनुष्यों ने वास्तव में कोई महत्वपूर्ण आध्यात्मिक प्रगति की थी। हालांकि उन्होंने जो भी उन्नति की वह किसी भी तरह से महत्वहीन नहीं थी। ठीक है, ये टोटल क्या है गद्यांश है। अब जो भी क्वेश्चन आपको 91 से 99 तक के सॉल्व करने हैं वो उसके आंसर आपको इसी गद्यांश से निकालने हैं। ठीक है, वहाँ पे यानी उन क्वेश्चन में 91 से 99 तक के जो भी क्वेश्चन, उसमें अपना दिमाग नहीं लगाना है। अब पहला क्वेश्चन दिया है कि विशेषण विशेष का उदाहरण नहीं है। एक या 2 नंबर का जो है आपका व्याकरण पूछा जाता है, तो यहाँ पे पहले ही पूछा है कि विशेषण विशेष का उदाहरण नहीं है। इनमें से बताना कि कौन सा ऐसा जो है ऑप्शन है जो विशेषण और विशेष का उदाहरण नहीं है।
पहला ऑप्शन है रूपात्मक परिवर्तन, दूसरा है अंधेरे युग, तीसरा है मानव अस्तित्व और चौथा आध्यात्मिक दुनिया। तो जो विशेषण विशेष नहीं है वो कौन सा है, तो वो है आपका मानव अस्तित्व। और ये जो मानव अस्तित्व है, ये मानव अस्तित्व की ही बात हो रही है इसमें, जो गद्यांश दिया हुआ है। ठीक है, तो जो ये गद्यांश है वो उसका एक तरह से अगर टॉपिक है तो मानव अस्तित्व ही है। मानव से चीज़ें, मानव को जो अस्तित्व है कैसे कैसे बदल रहा है, कौन कौन चीज़ें आने वाले टाइम में होगी, उसी से रिलेटेड हो रही है। और इसमें जो है क्या है, विशेषण विशेष नहीं है, तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 की उन्नति प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि मनुष्य, जो उन्नति है उसको प्राप्त करने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए, अपनी खूबियों को जान ले, या फिर अपनी कमियों को जान ले, या फिर अपने लक्ष्य की ओर चलते रहें, या फिर संघर्षरत रहे और विद्रोह करें। तो विद्रोह करने की तो बात इसमें करी नहीं गई है गद्यांश में। ठीक है, उन्नति प्राप्त करने के लिए ये भी आवश्यक नहीं कि अपने लक्ष्य की ओर भी चलते रहें, ये भी गलत है। और अपनी खूबियों को जान ले, ये भी जरूरी नहीं है, बल्कि जो उनकी कमियां हैं उनको जान ले। अगर आपको उन्नति प्राप्त करना है कई चीज़ों में, जो भी आपका एक उद्देश्य है, अगर उसमें आप सफल होना चाहते हैं तो जो भी आपकी कमियां सबसे पहले आप उनको समझें। ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है, जो गद्यांश दिया हुआ उसके आधार पर क्या कहा जा सकता है कि परिवर्तन महत्वपूर्ण नहीं होते, या फिर परिवर्तन मानव जीवन का सत्य है, या फिर परिवर्तन अपरिपक्वता को दर्शाते हैं, या फिर परिवर्तन तीव्र गति से होते हैं। तो ये जो गद्यांश दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो इसमें दिया है कि जो परिवर्तन है, अगर पूरा पढ़ते हैं तो इसमें दिया गया था ना कि मनुष्य भविष्य में ऐसे उल्लेखनीय परिवर्तनों से गुजरेगा जो आज के लोगों के लिए लगभग अपरिचित होंगे। हम यह नहीं कह सकते कि उन आरंभिक मनुष्यों ने वास्तव में महत्वपूर्ण आध्यात्मिक प्रगति की थी, हालांकि उन्होंने जो भी उन्नति की वह किसी भी तरह से महत्वहीन नहीं थी, यानी कि जो प्रगति है वो लगातार चलती रहेगी। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा कि गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि परिवर्तन महत्वपूर्ण नहीं होते, तो ये गलत है, महत्वपूर्ण होते हैं परिवर्तन। और परिवर्तन जो है अपरिपक्वता को भी नहीं दर्शाते हैं, तो ये भी गलत होगा, बल्कि क्या है, परिवर्तन मानव जीवन का सत्य है। ठीक है, और ये परिवर्तन तीव्र जरूरी नहीं कि तीव्र गति से ही हो, तो ये भी गलत है, सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अध्यात्म शब्द में इक प्रत्यय लगाने पर शब्द बनेगा। अध्यात्म एक शब्द है, अगर उसमें इक प्रत्यय लगा देते हैं, इक जो प्रत्यय होता है, ये हमने जो है एक वीडियो भी बनाई है जो है प्रत्यय और उपसर्ग के ऊपर, कि प्रत्यय क्या होते हैं, उपसर्ग क्या होते हैं, प्रत्यय कहाँ पे लगता है, शब्द के आगे लगता है, पीछे लगता है। अगर आप उसको देख लेते हैं तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो जो अध्यात्म है, अगर आप इसमें इक प्रत्यय लगा देते हैं तो कौन सा शब्द बनेगा। ठीक है, तो आप सभी को पता होगा प्रत्यय जो है शब्द के पीछे लगता है। ठीक है, और शब्द के जो आगे लगता है वो उपसर्ग होता है। तो अध्यात्म में अगर इक प्रत्यय लगा देंगे तो आध्यात्मिक होगा, या फिर आध्यात्मिक होगा, या फिर आध्यात्मिक होगा, या फिर आध्यात्मिक। यानी कहने पे सारे जो हैं एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन लिखने का जो तरीका है सबका अलग अलग है। जैसे आध्यात्मिक ये आपका क्या शुद्ध हो सकता है, या फिर आध्यात्मिक ये शुद्ध तो होगा नहीं, आध्यात्मिक ये आध्यात्मिक नहीं होता है, बल्कि आध्यात्मिक होता है, बड़ा आ जाता है। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन तो गलत ही है आपका, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शब्द में किस प्रत्यय और उपसर्ग का प्रयोग संभव है। जो मानव एक शब्द है उसमें कौन सा जो प्रत्यय लगा हुआ, कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, कहने का मतलब ये है। पहला है ई या फिर आ, यानी ई जो है एक क्या प्रत्यय है, या जो आ है वो उपसर्ग है, या फिर ई आना है, या फिर इत या आ है, या फिर ई और सु है। तो जो मानव शब्द है इसमें जो अगर प्रत्यय और उपसर्ग की बात करें तो वो जो है ई और आ है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मानव के कौन से 3 पक्ष हैं। यहाँ पे जो है अगर आप गद्यांश की बात करें तो मानव के पक्ष बताए गए हैं। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे दिया हुआ है मानव स्थित त्रिपक्षीय, भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक। ये जो है मानव के त्रिपक्षीय पक्ष हैं। ठीक है, यहाँ दिया है कि मानव के कौन से 3 पक्ष हैं, तो क्या आध्यात्मिक, त्रिपक्षीय, भौतिक है, या फिर सांसारिक, मानसिक और आध्यात्मिक है, या फिर भौतिक, मानसिक और सांसारिक है, या फिर भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक है। तो ये था आपका फोर्थ नंबर, भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदि मानव ने डैश क्षेत्र में प्रगति की परंतु डैश क्षेत्र में प्रगति नहीं कर सका। यानी कि जो आदि मानव है कौन सा ऐसे क्षेत्र में उसने प्रगति की और कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसमें प्रगति नहीं कर सका। ठीक है, क्या वो आध्यात्मिक और भौतिक है, या फिर भौतिक और मानसिक है, या फिर भौतिक और आध्यात्मिक है, या फिर मानसिक और भौतिक है। तो आदि मानव ने जिस क्षेत्र में प्रगति की थी वो था भौतिक। ठीक है, तो भौतिक क्षेत्र में तो प्रगति की थी, लेकिन
जो है आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रगति नहीं कर सका था। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उल्लेखनीय परिवर्तन से तात्पर्य है। जो उल्लेखनीय परिवर्तन एक शब्द है, इससे क्या तात्पर्य है ये बताना है। पहला कि बड़े बड़े परिवर्तन, या फिर महत्वपूर्ण परिवर्तन, या फिर पुस्तकों में उल्लेखित परिवर्तन, या फिर पुरस्कृत परिवर्तन। तो उल्लेखनीय परिवर्तन का मतलब होता है कि महत्वपूर्ण परिवर्तन, ठीक है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रहा हो, तो सेकेंड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रगति प्राप्त करने का व्यवस्थित तरीका किसके पास नहीं था। जो प्रगति है उसको प्राप्त करने का जो तरीका है वो किसके पास नहीं था। क्या सभी मनुष्यों के पास था? तो सभी मनुष्यों के पास तो ये गलत ही होगा। सभी अज्ञानी मानवों के पास, ये भी गलत है। सभी अव्यवस्थित आदि मानवों के पास, बल्कि आदि मानवों के पास, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी प्रगति प्राप्त करने का जो व्यवस्थित तरीका होना चाहिए वो आदि मानवों के पास नहीं था, तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये आपके 99 क्वेश्चन जो है नंबर के क्वेश्चन हुए जो कि गद्यांश से रिलेटेड थे। नेक्स्ट दिया है आपका कि नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को पढ़कर सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए, जो कि 100 से 105 तक के क्वेश्चन हैं। ठीक है, एक गद्यांश और एक पद्यांश आपके हर सीटेट में पूछा जाता है, चाहे वो पेपर फर्स्ट हो चाहे पेपर सेकंड हो, हर हिंदी में पूछा जाता है। हिंदी लैंग्वेज में भी, दूसरा जो लैंग्वेज देते हैं उसमें भी एक गद्यांश और एक पद्यांश हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, तो ये जो पद्यांश दिया हुआ है इसमें 100 से लेके 105 यानी 100 से लेकर जो है 105 तक के जो भी क्वेश्चन है आपको यहीं से आपको सॉल्व करने हैं, इसी पद्यांश से। पद्यांश क्या दिया है इसको देख लेते हैं। कट गया है शीश पर, ये शीश है झुका नहीं, राही उसी का नाम है जो राह में रुका नहीं। एक दिन प्रकाश होता है कितना भी अंधकार हो, सत्य की विजय सदा असत्य की हार हो। सच्चाई साथ में रहे कैसा भी अपना अंत हो, सत्य की विजय सदा असत्य की हार हो। ठीक है, यानी सच्चाई पे बात की गई है। तो पहला क्वेश्चन है कि कविता में डैश पर सर्वाधिक बल दिया गया। पहला इसमें पूछ रहा है कि जो कविता दिया है, जो पद्यांश है, इसमें किस चीज़ पे सबसे ज़्यादा बल दिया गया है। क्या प्रकाश पे बल दिया गया है, अंधकार पे, या फिर सत्य पर, या फिर राह पे। तो प्रकाश पे तो बल दिया नहीं गया है, अंधकार भी नहीं, बल्कि सत्य पर जो है ज़्यादा बल दिया गया है, तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंधकार डैश का प्रतीक नहीं है। जो अंधकार है किसका प्रतीक नहीं है। क्या वो बुराई का प्रतीक नहीं है, निराशा का, चुनौतियों का, या फिर समाधान का। तो किसका प्रतीक नहीं है। जो अंधकार है वो जो है बुराई का प्रतीक होता है, निराशा का भी प्रतीक होता है, चुनौतियां जो मिलती हैं उसका प्रतीक होता है, बल्कि समाधान का जो प्रतीक है ये नहीं होता है। ठीक है, तो यही फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कविता के अनुसार राही की विशेषता है। राही की क्या विशेषता है ये बताना है, जो कि आपके कविता में दिया हुआ है। पहला है ऑप्शन हर तरह से काम निकालना, या फिर हर तरह से मार्ग पर चलते रहना, या फिर हर परिस्थिति में विजयी रहना, या फिर हर परिस्थिति में कार्य करते रहना। बिल्कुल सही, फोर्थ ऑप्शन सही होगा। कोई भी परिस्थिति हो उसमें आप अपना जो भी काम है उसको करते रहना, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। राही का मतलब या राही की विशेषता यही है। 103 क्वेश्चन है कि कविता के अनुसार किसी भी स्थिति में सिर नहीं कटना चाहिए, या फिर अंधकार नहीं होना चाहिए, या फिर स्वाभिमान बना रहना चाहिए, या फिर दुखी नहीं होना चाहिए। तो कोई भी स्थिति हो, कोई भी परिस्थिति हो, उसमें स्वाभिमान बना रहना चाहिए। ठीक है, थर्ड ऑप्शन बाकी के अकॉर्डिंग आपका थर्ड ऑप्शन सही है। समूह से भिन्न शब्द युग्म है, यानी जो इसमें ये दिया है इसमें एक जो है भिन्न युग्म है, इन समूहों में उसको बताना है कौन सा भिन्न है, सबसे अलग है। ठीक है, पहला ऑप्शन है हार विहार, दूसरा सत्य असत्य, जय पराजय, प्रकाश अंधकार। तो ये होता है आपका सत्य का असत्य होता है, जय का पराजय होता है, प्रकाश का अंधकार होता है, लेकिन हार का विहार नहीं होता है। ठीक है, हार का जीत होता है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा जो कि भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस कविता का मुख्य स्वर क्या है। जो कविता दिया गया था उसका मुख्य स्वर क्या है। क्या वो तमस है, ओज है, श्रृंगार है, या फिर देशभक्ति है। तो देशभक्ति तो है नहीं, श्रृंगार भी नहीं है, बल्कि ओज है। ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोझिकोड के एक विशेष समुदाय में बोली जा रही मलयालम इसी स्थान में दूसरों के द्वारा बोली जा रही मलयालम में थोड़ी सी भिन्न है। विशेष समुदाय द्वारा बोली जा रही मलयालम को किस रूप में जाना जाएगा। ठीक है, तो क्या वो मलयालम के दो प्रकार हैं, या फिर मलयालम की क्षेत्रीय बोली है, या फिर मलयालम की सामाजिक बोली है, या फिर ये दो भिन्न भिन्न भाषाएं हैं। क्वेश्चन है कोझिकोड के एक विशेष समुदाय में बोली जा रही मलयालम इसी स्थान में दूसरों के द्वारा बोली जा रही मलयालम से थोड़ी सी भिन्न है।
विशेष समुदाय द्वारा बोली जा रही जो मलयालम है उसको किस रूप में जाना जाएगा, तो ये जाना जाएगा कि वो मलयालम की सामाजिक बोली है। ठीक है, एक विशेष समुदाय है जो कि मलयालम बोल रहा है तो इसका मतलब कि वो उसकी सामाजिक बोली है। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिया गया अधिगम कार्य शिक्षार्थियों को भिन्न भिन्न समूहों में करने के लिए दिया गया। पता लगाएं कि शब्द संपदा के अधिगम की इस गतिविधि को किस रूप में जाना जाएगा। निम्नलिखित शब्दों से संबंधित शब्द और वाक्यों का पता लगाएं, जैसे परिवार, संबंध, भावनाएं। तो ये बताना कि ये क्या है, क्या वो थीम आधारित शब्दावली है या शब्द समूह है या फिर समूह शब्दावली है या फिर शब्द जाल है। तो ये क्या है, परिवार भी आपका एक थीम होता है, संबंध आपसी संबंध, और भावना ये जो है क्या एक शब्दावली है थीम पर आधारित। तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह भाषा क्या है जिसका प्रयोग हम दिन प्रतिदिन के लिए आमने सामने की अंतःक्रिया के लिए करते हैं, वो कौन सी भाषा है। क्या वो संज्ञानात्मक अकादमिक भाषा ये निपुणता है या फिर बुनियादी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कौशल कहा जाएगा या फिर संप्रेषणात्मक भाषा कौशल या फिर अंतर्वैयक्तिक भाषा निपुणता कहा जाएगा। तो वो ऐसी भाषा है जिसको हम प्रतिदिन आमने सामने जो है आपस में अंतःक्रिया करने के लिए बोलते हैं, वो होता है बुनियादी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कौशल। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिडिल स्तर पर अध्यापन करने वाली अध्यापक एक पाठ्य सामग्री छोटी कहानी पठन के लिए देती है और कहती है कि सत्ता एवं न्याय के दृष्टिकोण से इस पाठ्य सामग्री के अर्थ व विचारों पर चर्चा करो। अध्यापक अपने शिक्षार्थियों में किसका विकास करने की चेष्टा कर रही है, क्या समालोचनात्मक साक्षरता कौशल पर या फिर समालोचनात्मक शिक्षण शास्त्र पर या फिर समालोचनात्मक भाषा विकास पर या फिर उच्च स्तरीय भाषा कौशल पे। तो किस पर कर रही है, वो कर रही समालोचनात्मक साक्षरता कौशल पे। तो पहला ही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्याकरण के शिक्षण अधिगम में प्रक्रियात्मक ज्ञान क्या है। जो व्याकरण का शिक्षण अधिगम उसमें जो प्रक्रियात्मक ज्ञान है वो क्या है, यह जानना कि व्याकरणिक प्रश्न या तत्वों को कैसे किया जाए या फिर व्याकरणिक तत्वों के बारे में ज्ञान या फिर व्याकरणिक तत्वों के नियमों को जानना या फिर भाषा और संस्कृति को जानना। तो वो क्या होता है, वो होता है आपका कि यह जानना कि व्याकरणिक जो प्रश्न है वो तत्वों को कैसे किया जाए, ये जो है प्रक्रियात्मक ज्ञान होता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कक्षा 7 की अध्यापिका जोड़ियों में कार्य करवाने वाली गतिविधि करवा रही है जिसमें सभी जोड़ियों को 10 वाक्य की कहानी पर काम करने के लिए देती है। पहली जोड़ीदार पहला वाक्य पढ़ती है और दूसरी जोड़ीदार उस वाक्य को लिखती है। अब दूसरी जोड़ीदार जो है दूसरा वाक्य पढ़ती है और पहली जोड़ीदार उसे दूसरे वाक्य को लिखती है। इस तरह से दोनों जोड़ीदार कहानी पूरा करते हैं। बाद में वे मूल कहानी से अपने लिखे हुए की तुलना करते हैं। इस गतिविधि को क्या कहेंगे, क्या वो पारस्परिक लेखन कहा जाएगा या फिर पारस्परिक श्रवण कहा जाएगा या फिर वाक्य श्रुतलेख कहा जाएगा या फिर पारस्परिक श्रुतलेख। तो ये हो जाएगा पारस्परिक श्रुतलेख। ये दोनों जो है आपस में ही जो है किसी भी चीज़ को सुनती है उसके बाद लिखती है, तो वो हो जाएगा पारस्परिक श्रुतलेख। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संकेत भाषा के बारे में सही नहीं है। निगेटिव बताना है कि सही नहीं है। ठीक है, पहला है कि संकेत भाषा के बहुत से प्रकार होते हैं या प्रकार हैं, तो ये तो सही है, संकेत भाषा के बहुत सारे प्रकार हैं। दूसरा है कि संकेत भाषा प्राकृतिक भाषा है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन कि संकेत भाषा जो है प्राकृतिक भाषा, तो ये भी सही है। तीसरा कि संकेत भाषा की व्याकरण नहीं होती, ये निगेटिव है। संकेत भाषा की भी अपनी एक व्याकरण होती है, ये निगेटिव है। यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फोर्थ है कि संकेत भाषा में व्याकरण होती है, तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि त्रिभाषा सूत्र के बारे में कौन सा कथन सही है। जो त्रिभाषा सूत्र होता है उसमें बताना कि कौन सा कथन सही है, नहीं कि कौन कौन से त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, कौन कौन सी भाषाएं जो त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत आती हैं। कहने का सिंपल सा मतलब ये है, क्या मातृभाषा, घर की भाषा, क्षेत्रीय भाषा प्रथम भाषा के रूप में होता है या फिर अंग्रेजी, हिंदी घर की भाषा या स्थानीय भाषा प्रथम भाषा के रूप में होता है। जी नहीं। तीसरा कि मातृभाषा, घर की भाषा और हिंदी प्रथम भाषा के रूप में। जी नहीं। डी नंबर है कि मातृभाषा, घर की भाषा, अंग्रेजी प्रथम भाषा के रूप में, तो ये भी नहीं होगा।
त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत जो भाषाएं आती है वो सबसे पहले मातृभाषा आती है, यानी उनकी उसकी जो घर की भाषा है, या यूँ कह लें कि जो क्षेत्रीय भाषा वो प्रथम भाषा के रूप में आती है। किसी भी बच्चे की जो उसकी घर की भाषा हो या फिर मातृभाषा हो या क्षेत्रीय भाषा, उसको किसी भी भाषा के रूप में सबसे पहले उसको हम दर्जा देंगे, सबसे पहले उसको महत्व देंगे। तो पहला जो है यानी मातृभाषा, घर की भाषा या फिर क्षेत्रीय भाषा, ये प्रथम भाषा के रूप में आती है। उसके बाद फिर दूसरा कोई लैंग्वेज आता है, चाहे वो इंग्लिश हो या हिंदी हो। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपचारात्मक शिक्षण किसके लिए है। जो उपचारात्मक शिक्षण होता है वो किसके लिए होता है? उन शिक्षार्थियों के लिए जिन्हें भाषा अधिगम के कुछ आयामों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, या फिर उन अध्यापकों के लिए जिन्हें भाषा सीखने वाले कुछ विद्यार्थियों के लिए अपने शिक्षण में सुधार की जरूरत है, या फिर उन शिक्षार्थियों और अध्यापकों के लिए जिन्हें अपने शिक्षण अधिगम युक्तियों को समझने और बदलने या फिर सुधार लाने की जरूरत है। तो बिल्कुल सही, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो उपचारात्मक शिक्षण है उन शिक्षार्थियों को दिया जाता है या उन अध्यापकों के लिए होता है जिन्हें अपने शिक्षण या फिर अपने जो अधिगम युक्तियां उसको समझने में और उसको जो है सुधार करने की आवश्यकता होती है, जरूरत होती है, उन्हें जो है उपचारात्मक शिक्षण दिया जाता है। तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षण की वह विधि जिसमें अध्यापक और 4 विद्यार्थी विभिन्न भूमिकाओं के साथ एक सहयोगात्मक अधिगम समूह का गठन करते हैं। पाठ्य वस्तु की विषय वस्तु पर संवाद किया जाता है जिससे समीपस्थ विकास का क्षेत्र सृजित होता है और परिणामतः पठन बोध में सुधार होता है। इस विधि को क्या कहेंगे? ठीक है, क्या व्याकरण अनुवाद विधि कहेंगे, या फिर पारस्परिक शिक्षण कहेंगे, या फिर संरचनात्मक उपागम कहेंगे, या फिर मॉडल पठन कहेंगे? तो शिक्षण की वह विधि जिसमें अध्यापक और 4 विद्यार्थी विभिन्न भूमिकाओं के साथ सहयोगात्मक अधिगम समूह का गठन करते हैं। ठीक, कोई भी एक जो है टॉपिक है उसमें सभी मिलकर जो है एक अधिगम समूह का गठन करते हैं जिसके माध्यम से चीज़ों को सीखेंगे। पाठ्य वस्तु की विषय वस्तु पर संवाद किया जाता है, जो भी पाठ्य वस्तु दी गई उसका जो विषय वस्तु उस पर क्या किया जाता है, चर्चाएं की जाती हैं, जिसमें समीपस्थ विकास का क्षेत्र सृजित होता है और परिणामतः पठन बोध में सुधार होता है। जो भी पठन की प्रक्रिया होती, जो भी उसमें कमियां होती, उसमें सुधार होता है। तो इस प्रकार की जो विधि टीचर कराता है बच्चों के साथ वो क्या कहलाता है? तो वो व्याकरण अनुवाद विधि नहीं होता है, संरचनात्मक उपागम भी नहीं होता है, मॉडल पठन भी नहीं होता, बल्कि पारस्परिक शिक्षण होता है जो कि आपस में टीचर और छात्र जो है समूह में बैठकर करते हैं। तो इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक भाषा अध्यापक अंग्रेजी में कहानी सुनाती है और शिक्षार्थियों से कहती है कि उन्हें जो भी भाषा आती है उस भाषा में वह कहानी समूह में सुनाए, फिर कक्षा की सामान्य भाषा में यही कहानी सुनाए। इस शिक्षण शास्त्रीय युक्ति को किस रूप में जाना जाता है? क्या वो परभाषा व्यवहार होगा, या फिर बहुभाषिक नीति होगा, या फिर बहुभाषा शिक्षण होगा, या फिर भाषा अर्जन होगा? तो ये परभाषा व्यवहार यानी कि ट्रांसलैंग्वेजिंग होगा। ठीक है, तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक शिक्षार्थी किसी विशिष्ट जानकारी प्राप्त करने के लिए समाचार पत्र से समाचार पढ़ती है। कोई एक जो है विशिष्ट जानकारी प्राप्त करने के लिए समाचार पत्र से यानी जो न्यूज़पेपर उससे समाचार पढ़ती है, इस पठन को क्या कहेंगे? क्या समालोचनात्मक चिंतन कहेंगे? तो चिंतन तो होता नहीं है, पढ़ रही है वो। ठीक है, ये गलत है। दूसरा सरसरी तौर पर पठन, ये भी गलत होगा क्योंकि वो विशिष्ट जानकारी को प्राप्त करने के लिए पढ़ती है तो सरसरी तौर पर पढ़ेगी नहीं, बल्कि क्या हो जाएगा, बारीकी से पठन। जब वो बारीकी से पठन करेगी, पढ़ेगी चीज़ों को, तभी जो भी जानकारी वो जानना चाहती है उसको सही से दिखेगा, समझ में आएगा। अगर वो सरसरी तौर पर पढ़ेगी तो नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्भाषिक पहचान क्या है? अंतर्भाषिक पहचान क्या है? शिक्षार्थी के निर्णय कुछ तो सहजात भाषा में और कुछ लक्ष्य भाषा में समान होते हैं। क्या ये जो है अंतर्भाषिक पहचान होता है? या फिर दूसरा कि शिक्षार्थी के निर्णय सहजात भाषा में कुछ और लक्ष्य भाषा में कुछ असमान होते हैं? जी नहीं, समान होते हैं। तीसरा है कि शिक्षार्थी का यह निर्णय कि सहजात भाषा का ज्ञान द्वितीय भाषा के अधिगम के अवरोध पैदा करता है? जी नहीं, अवरोध नहीं पैदा करता है। शिक्षार्थी की यह समझ कि विभिन्न भाषाओं का अधिगम विभिन्न योग्यताओं का आधार या सम आश्वासन होता है, तो ये भी गलत है। इसका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो अंतर्भाषिक पहचान होता है उसमें शिक्षार्थी के जो निर्णय होते हैं कुछ तो सहजात भाषा में होते हैं यानी उनके खुद के भाषा में होते हैं, और कुछ जो भाषा उनके लक्ष्य भाषा में समान होते हैं, दोनों भाषाओं में समान होते हैं। तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कक्षा 6 की शिक्षार्थी श्रेया अपने पिता के स्थानांतरण के कारण पंजाब के जालंधर से तमिलनाडु के मदुरई जाती है। वह मातृभाषा के कारण
पंजाबी जानती है। ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, इसको हमने पढ़ाया भी था। इनफैक्ट जितने भी पेडागोजिस में पूछे गए हैं वो सभी पढ़ाए गए हैं, ठीक है। बस थोड़ा सा पूछने का जो तरीका है वो डिफरेंट है। और ये जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था वो लेंदी है, जो हमने पढ़ाया था तो उसमें भी लेंदी है और यहाँ भी लेंदी है, बस केवल इसमें नाम और जगह चेंज कर दिया गया है, ठीक है। और सेम आपका सेम ये क्वेश्चन आ गया है आपके एग्जाम में, जो कि पढ़ाया ही हुआ है आपके। कक्षा 6 की शिक्षार्थी श्रेया जो है अपने पिता के स्थानांतरण के कारण पंजाब के जालंधर से तमिलनाडु के मदुरई जाती है। वह मातृभाषा के कारण पंजाबी जानती है, क्योंकि वो जो है जहाँ रह रही थी वहाँ पे पंजाब बोला जाता था, ठीक है। क्योंकि पंजाब से ही उसका ट्रांसफर होता है तो पंजाबी भाषा जानती, वो मातृभाषा है उसकी। और विद्यालय में द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी भी जानती है। उसने अपने पड़ोसियों की मदद से तमिल बोलना और पढ़ना सीख लिया है। उसके द्वारा बोली गई भाषाओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? क्या पंजाबी और तमिल भाषा अर्जन है और अंग्रेजी जो है भाषा अधिगम के अंतर्गत आती है? यानी जो क्वेश्चन है भाषा अधिगम और भाषा अर्जन को समझाना चाहती है कि क्या भाषा अर्जन होता है और क्या भाषा अधिगम होता है, ठीक है। तो पंजाबी और तमिल भाषा अर्जन है और अंग्रेजी भाषा जो है अधिगम के अंतर्गत आएगी, तो बिल्कुल सही। जो पंजाबी और तमिल भाषा है वो जो है उसने अर्जित कर लिया है, यानी जो पंजाबी है तो उसकी मातृभाषा है, और जो तमिल है वो उसने अपने आसपास के लोगों से जो है बोलना सीख लिया है, अपने पड़ोसियों की मदद से। यहाँ पे लिखा ही है कि ठीक है, ठीक है, तमिल बोलना उसने सीख लिया है, तो ये क्या हो जाएगा? अर्जन। यानी खुद अगर वो चीज़ों को सीख जाती है, उसके लिए व्याकरण पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, किसी टीचर की जरूरत नहीं होती है, तो क्या हो जाता है? अर्जन हो जाता है। वहीं पर जो उसकी दूसरी भाषा है अंग्रेजी, उसको जो है भाषा अधिगम के अंतर्गत आएगी, उसको सीख रही है, ठीक है, विद्यालय में जाके, तो ये क्या हो जाएगा? भाषा अधिगम हो जाएगा। तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विस्तृत पठन का उद्देश्य नहीं है? निगेटिव बताना है। क्या सराहना बोध के लिए पठन ये है, या फिर बहिर्वेशन के लिए पठन, या फिर व्याकरण अधिगम के लिए पठन, या फिर आनंद के लिए पठन? तो ये होता है व्याकरण अधिगम के लिए पठन। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये सारे हिंदी के 120 क्वेश्चन यानी कि 30 क्वेश्चन हैं, जो कि आपका 91 से 120 था, ठीक है। 91 से 120 तक 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। और आपने देखा होगा कि जो क्वेश्चन पूछने का लेवल है वो थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए है कि टाइम टेकिंग है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन है वो आपको 2-2 लाइन 3-3 लाइन में देखने को मिल रहे हैं। ज़्यादातर आपको जो क्वेश्चन है वो थोड़े बड़े दिखने में लग रहे हैं, ठीक है। तो उनको पढ़ने में भी टाइम लगता है और समझने में भी टाइम लगता है, इसलिए जो पेपर अब आ रहे हैं ये टाइम टेकिंग है। हालांकि जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सारे टॉपिक सही हैं, आपके एनसीईआरटी सही है, आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। तो आपको बस थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, रटने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो आई होप आप सभी को आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।